वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल में। आज की शुरुआत होती है इस मोटिवेशनल थॉट के साथ। द ओनली डिफरेंस बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी इज द स्टेप्स यू हैवन टेकन येट। यानी जहां आप हैं, मान लीजिए कि अभी आपने शुरुआत नहीं की है, लेकिन स्वप्न देख रहे हैं कि आप अधिकारी बने या वट एवर, जो भी आपका एक मोटिवेशन है कि आप वो बनना चाहते हैं, तो आप जिस लेवल पर हैं और जो आपका मोटिवेशन है, तो उसके बीच का डिफरेंस चेक कर लीजिए कि कितने कदम आपको चलने पड़ेंगे वो चीज पाने के लिए। तो बट ओबियस है, जब आप वो कदम चलेंगे तो आप स्वतः ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। चलिए इसी थीम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जो पॉम ऑयल होता है, जो आपका एडिबल ऑयल होता है ना, जिससे कि आप घर में पराठे पूरी वगैरह सब बनाते हैं, वो जो भी खाद्य तेल हैं उनके ऊपर कितने डॉलर प्रति टन जो आयात शुल्क है, यानी जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो कितनी कम कर दी गई है। तो इसका आंसर हो जाता है 112 डॉलर प्रति टन इसकी कमी आई है। ठीक है, इतना कम कर दिया गया है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि न्यूज़पेपर क्या कहता है। गवर्नमेंट स्लैशेस टैरिफ वैल्यू फॉर द एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट में लेड टू लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस, बट ऑब्वियस है, जब आपसे जो चीज़ वसूली जा रही है, मान लीजिए आप 150 रुपये लीटर तेल ले रहे हैं या पौने 200 रुपये ले रहे हैं, वट एवर जो भी आप ले रहे हैं, तो उसके अंदर सब चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि बाहर से मंगाया जा रहा है तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। तो अब अगर देश उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देगा, तो बट ऑब्वियस है उसके जो डोमेस्टिक प्राइसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या है स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द टैरिफ वैल्यू फॉर द इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल including the palm oil by up to 112 USD per ton, a move which experts said can lead to lower domestic prices. The Central Board of Indirect Taxes and Custom, जिसे हम abbreviated form में कहते हैं CBIC, through a notification has cut the tariff import value of crude palm oil by 86 per ton USD and of RBD and crude palm oil by 112 रुपीज पर टन। क्वेश्चन यही था, तो आपको इससे तो मतलब है ही। खैर, अगला प्रश्न आता है इसके बाद। भारत में श्रीलंका के साथ, भारत ने श्रीलंका के साथ किस राज्य में लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर कर लिया है। भारत ने श्रीलंका के साथ जो लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं वो किस क्षेत्र में किए हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, आप समझ लीजिए किस रीजन में उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये किया है आपका सोलर ऊर्जा क्षेत्र में। किसमें किया है? सोलर ऊर्जा क्षेत्र में किया है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो भारत का बैंक है एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक आपको पता होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तो ये जो बैंक है, इसके द्वारा $100 मिलियन के द्वारा श्रीलंका सरकार को सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करने में जो मदद चाहिए, वो मदद कौन कर रहा है? वो एक्सिम बैंक के द्वारा की जा रही है। और ये एक ऋण है जो 1.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरओआई पर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? या दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है एक्सिम बैंक की। तो बना कब है? 1982 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सीईओ कौन है? मिस्टर डेविड हैं। और इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? तो मैं आपको बता देता हूं, यह मनाया गया है 19 जून। कब मनाया गया? 19 जून को यह पठन दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो के.एन. पनिक्कर हैं, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इसको मनाया जाता है। बात आती है कि ये के.एन. पनिक्कर जी कौन थे? तो इसका उत्तर है कि केरल में पुस्तकालय आंदोलन को चलाने के लिए जाने जाने वाले जो पर्सनैलिटी थे, वो कौन थे? मिस्टर के.एन. पनिक्कर थे। उन्हीं की पुण्यतिथि पर 19 जून को इसे राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी बात, 19 जून से जो आपका अगला हफ्ता आएगा, उस हफ्ते को पूरे को पठन सप्ताह कहेंगे। भाई हफ्ता है, सप्ताह है, तो उसे क्या कहा गया? पठन सप्ताह। और जो महीना बनेगा 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक, पूरा एक महीना हो जाता है, तो उस पूरे महीने को नाम दिया जाएगा किसका? पठन माह या पठन महीना के रूप में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 26 मिलियन
ईयर्स पुराना एक जीवाश्म मिला है। वो जीवाश्म बताया जा रहा है कि वो गैंडे का जीवाश्म है, और आपसे प्रश्न पूछा गया है वो किस क्षेत्र से पाया गया है, किस क्षेत्र में उसको ढूंढा गया है। तो मैं बता दूं, इसका उत्तर हो जाता है कि एक विशाल काय गैंडे का जो जीवाश्म है, जिसका समय 26 मिलियन वर्ष पूर्व बताया जा रहा है, वो कहाँ से मिला है? वो मिला है चीन के नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस गांसू से प्राप्त हुआ है। और उसमें हमें एक तो एक विशाल का एक खोपड़ी मिली है, और साथ ही जो शरीर का कशेरुकी दंड का हिस्सा होता है वो मिला है। ठीक है, 2 पार्ट उसके मिले हैं। तो जो लग रहे हैं किसके, कि वो किसी प्राचीन गैंडे के हैं। और मैं बता दूं, ये जो घाटी है जिस वैली में मिला है, ये लिंक्सिया नाम की वैली है, और इसमें जो लाल भूरे रंग के बलवा पत्थरों के बीच में दबा हुआ ये मलबा मिला है, मतलब ये हमें जीवाश्म मिला है। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि जो विशालकाय गैंडा है वो पाकिस्तान के हिमालयन क्षेत्र तक फैले हुए हैं, यानी इस पूरे रीजन में हमें वो जीवाश्म या उस तरह की चीजें मिली हैं। तो इससे यह पता लगता है कि इस क्षेत्र में गैंडा आसानी से विचरण करता था, लेकिन किसी पठारी इलाके पर कोई गैंडा क्यों विचरण करेगा? तो बट ऑब्वियस है, वहां पर पहले क्या होगा, वहां पे एक नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होगा, जैसे हरा भरा इलाका हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में यह कहा जाए, तिब्बत जो आज देखने को पठार मिल रहे हैं, वो पठार उस समय विकसित नहीं थे। 26 मिलियन वर्ष पहले ये स्थिति नहीं थी। अब चीजें बदल गई हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसलिए यह स्तनपायी पूरे क्षेत्र में आसानी से भ्रमण कर सकता था उस समय। अगला प्रश्न आए उससे पहले मैं बता दूं, ये जो सोर्स है इसका, ये कम्युनिकेशन बायोलॉजी जर्नल है, और इसके द्वारा इसके बारे में रिपोर्ट लिखा गया। हाल ही में विज्ञान रिपोर्ट 2021 जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी संस्था है। यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को साइंस रिपोर्ट 2021 टुवर्ड्स 2030 जारी किया गया। ये 2030 से आप क्या समझते हैं? देखिए, आपको याद होगा हम लोग बात कर रहे हैं एसडीजी गोल्स की, और एसडीजी गोल्स के चलते हम ये सोच रहे हैं, काफ़ी कंट्रीज़ ये उनका मानना है कि 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि अपनी जो नेचर है उसको कंजर्व रखा जा सके, और कम से कम कार्बन एमिशन हो, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो 2030 तक, टूवर्ड 2030 जो एसडीजी गोल्स हैं उसके चलते आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैव अलाइंड ओवर द पास्ट 5 years. Countries of all income levels are prioritizing their transition to the digital and the green economies. आप देख ही रहे हैं सभी की सभी जो इकोनॉमीज हैं, सभी देश जो हैं, वो इस बात से परेशान हैं कि इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम लोगों ने नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है। तो सब लोग ग्रीनरी की तरफ या ग्रीन इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं। On the one hand, countries have committed to reaching their ambitious sustainable development goals by 2030 deadline उन्होंने रखा है, and in parallel, और उसके साथ साथ most countries are convinced that their future economic competitiveness will depend upon how quickly they manage to transition to the digital societies. But obvious है, चीजों को डिजिटलाइज किया जा रहा है जिससे कि वो थोड़ा जल्दी भी हो जाए, और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी इफेक्टेड ना हो, और क्या कहते हैं, जो आपका ग्रीन इनिशिएटिव है हमारा, वो भी आपका अचीव किया जा सके। द यूनेस्को साइंस रिपोर्ट्स सबटाइटल, उन्होंने एक सबटाइटल रखा इसके लिए, द रेस अगेंस्ट टाइम। ये रेस है अगेंस्ट टाइम फॉर द स्मार्टर डेवलपमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि क्या थीम है इसका। इज एन एल्यूजन टू दीज ड्वेल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न आता है इसके बाद, जो आपका आदि प्रशिक्षण पोर्टल है, एडीआई प्रशिक्षण पोर्टल, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मैं आपको बता दूं, बट ऑब्वियस है ये आदिवासी जो या ट्राइबल एरिया के लिए बनाया गया एक पोर्टल है। तो बट ऑब्वियस है कि ये ट्राइबल अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ही किया गया हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे, तो वो है अर्जुन मुंडा। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं इनको, अर्जुन मुंडा जी को, और ये शुरुआत होती है इनकी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा लॉन्चेस आदि प्रशिक्षण पोर्टल
and 3-day online capacity building program for STPRI members. आप समझ गए होंगे. Several programs being launched for the development and empowerment of the tribal as a part celebration of आज़ादी का अमृत. तो ये जो ट्राइबल लोगों के लिए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं डेवलपमेंट या एम्पावरमेंट करने के लिए ट्राइब्स को, तो ये आपके आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत है. श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ये स्टेटमेंट्स थे और ये 16 जून की बात है. मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा लॉन्च आदि प्रशिक्षण पोर्टल एंड इनॉग्रेटेड अ 3-day ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स फॉर STPRI मेंबर्स. तो पहले क्या किया जाएगा, प्रायोरिटाइज लेवल पे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाएगा और वो जो ट्रेंड लोग होंगे वो आगे ट्रेंड कर पाएंगे जो लोग नहीं जानते हैं. और आप समझ सकते हैं जैसे वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी था आपका, निस्यंदन का सिद्धांत, तो उसी तरह से जैसे कुछ लोगों को सिखाया जाएगा उसके बाद वो आगे उसको प्रमोट कर सकते हैं. तो एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इन न्यू दिल्ली टुडे सेक्रेटरी मोटा श्री अनिल कुमार झा एंड जॉइंट सेक्रेटरी श्री नवलजीत कपूर on the occasion along the large number of other officers of ministry as well as the state tribal departments and UNDP who participated virtually. Adi Prashikshan portal developed by the ministry would act as a central repository of all training programs conducted by the Tribal Research Institute, जिसको हम TRI के रूप में जानते हैं. Different divisions of the ministry, National Society for Education of Tribal Students. आप समझ सकते हैं जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी बाकी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए वो प्रोग्राम्स इसके द्वारा चले जाएंगे. और सेंटर फॉर द एक्सीलेंस फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स एंड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न आता है IN EU नेवफॉर, भारतीय नेवी और यूरोपियन संघ की नेवी के बीच में पहला संयुक्त अभ्यास कहाँ पर शुरू किया गया. तो मैं आपको बता दूं ये कहाँ किया गया है. ये किया गया है अदन की खाड़ी में. कहाँ किया गया है, ये किया गया है अदन की खाड़ी में. 18-19 जून को चलने वाले 2021 में होने वाले इस नौसैनिक अभ्यास में चार देश की जो नेवी है उसके 5 युद्धपोत शामिल हुए. और इसमें जो 4 नौसेनाएं शामिल हैं वो क्रमशः कौन सी हैं, भारत है, इटली है, फ्रांस है और स्पेन है. तो ये 4 देशों की जो नौसेना है वो इसमें शामिल रहेगी. अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट को उपलब्ध कराने की बात कही है. तो ये करने वाला देश है जापान. अगला प्रश्न आता है कि नाओमी ओसाका किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन से अपना नाम वापस ले लिया है. तो मैं आपको बता दूं ये जापान से हैं. और पर्सनल हेल्थ का रीज़न देते हुए इन्होंने बताया कि एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण जो दूसरे नंबर की जो खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, उन्होंने फ्रेंच और विंबलडन से अपने नाम वापस लिए हैं. अगला प्रश्न आता है कि ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने वित्तीय सुधारों में हेल्प करने के लिए किस देश को अभी हाल ही में $250 मिलियन का कर्ज दिया है. तो ये देश हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश. ठीक है. अब अगला प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए, फादर्स डे 2021 कब सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो फादर्स डे जिसे हम पितृ दिवस या पिता दिवस के रूप में जानते हैं वो जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है. सोनोरा स्मार्ट डॉट ने अपने पिता के त्याग और प्रेम से प्रेरित होकर पहली बार इस दिवस की शुरुआत की और 19 जून 2010 में ये पहली बार अमेरिका में फादर्स डे मनाया गया था. अब अगला प्रश्न आता है इसके बाद, गृह मंत्रालय के द्वारा अभी साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर, नेशनल हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जा रहा है. तो वो नंबर है क्या, वो नंबर है 155-260, या आपकी मर्जी है जैसे चाहें वैसे याद करें, 155260 याद करें या 155260 एल्स यू वांट. चलिए खैर, अब द हिंदू ने उसको कवर किया है. अमित शाह लॉन्चेस द हेल्पलाइन फॉर द साइबर फ्रॉड. आपको पता ही होगा साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल. और आपने सुना ही होगा कि भाई आपका जो पिन है वो आप पिन नंबर आप दे दीजिए, आप ये दे दीजिए, आप अपना आधार कार्ड लिंक कर दीजिए. और उसके लिए मतलब इस तरह से करके लोग क्या करते हैं, फ्रॉड्स करते हैं. और पता नहीं कैसे कैसे करते होंगे.
तो ये साइबर क्राइम ना हो, उसको रोका जा सके, उसके लिए क्या है, ये नंबर लॉन्च किया गया है। सिंस इट्स सॉफ्ट लॉन्च इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 months, देखिए सॉफ्ट लॉन्च है जो कि 2 महीने के भीतर ही हो गया है। हेल्पलाइन नंबर जो असिस्ट करेगा इन सेविंग मोर देन 101.85 करोड़ रुपीज। आप देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह has launched a national helpline number 155260 and is reporting platform for preventing the financial loss। देखिए किसी का फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं टू द साइबर फ्रॉड। ठीक है, अभी कितना इफेक्टिव है ये तो पता लगेगा, लेकिन ये एक आपके लिए प्लेटफॉर्म है। द हेल्पलाइन वो सॉफ्ट लॉन्च ऑन April 1। द हेल्पलाइन हैज़ बीन मेड ऑपरेशनल बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर in coordination with the Reserve Bank of India. All major banks, payment banks, wallet and online merchants वो इसको सब फॉलो करेंगे। Since it is soft launch in a short span of 2 months, मैंने बता ही दिया ये बात तो आपको, तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसने काफ़ी कुछ सेव किया है। आप देख सकते हैं 1.85 करोड़ रुपीज़ with Delhi and Rajasthan saving the 58 lakh, 53 lakh सेट अ गवर्नमेंट रिलीज। तो आप समझ सकते हैं कितना कितना इफेक्टिव हो सकता है। अगला प्रश्न है उसके बाद, हाल ही में किस देश को टोक्यो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, देखिए ये बात हो रही है ओलंपिक की, जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में डोपिंग के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया। अभी हाल ही में ऐसा 4th नेशन बना है, ऐसा होने वाला 4th नेशन बना है। मैं आपको बता दूं ये चौथा देश जो है ये रोमानिया है। कौन है? रोमानिया। और रोमानिया चौथा देश बन गया है जिसे टोक्यो वेटलिफ्टिंग कंपटीशन से बैन कर दिया गया। मैं बता दूं ये 4 देश कौन से हैं। पहला देश पड़ता है इजिप्ट, जिसे आप मिस्र के रूप में जानते हैं, और दूसरा मलेशिया, तीसरा थाईलैंड और चौथा रोमानिया, जो अभी हाल ही में आपके सामने रिपोर्ट है। अब उसके बाद हमारा प्रश्न जो आता है वो आता है 8th एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? तो देखिए बट ऑब्वियस है, जब ये आपकी डिफेंस की एक्सरसाइज है, रक्षा मंत्रियों की बात हो रही है, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री ने ही ऐसा किया होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 8वीं एशियान या आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक थी जो आयोजित की गई, और जिसे हम ADMM+ के रूप में जान रहे हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है ब्रुनेई ने। और ब्रुनेई जो है वो इस वर्ष जो है वो आसियान समूह का अध्यक्ष है, आपको पता ही होगा। तो ADMM+ के बारे में पहले जानते हैं। एक्चुअली जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग, तो इसी का जो एब्रीवेटेड फॉर्म है, आसियान का A ले लिया, डिफेंस का D ले लिया, है ना, मिनिस्टर्स का M ले लिया, मीटिंग का M ले लिया। तो ADMM जो है इसके सार्वजनिक प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष 2007 में पहली बार सिंगापुर में आयोजित जो ADMM की बैठक थी, नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड बैठक थी, ADMM+ की स्थापना हुई, और इसमें जो कॉन्सेप्ट पेपर था वो अपनाया गया। अब मैं आपको बता दूं जो ADMM+ है ये आसियान और उसके वार्ता साझेदार यानी जो डायलॉग पार्टनर्स होते हैं उन देशों के बीच में शांति, स्थिरता, विकास, सुरक्षा, इन सब चीज़ों के सहयोग के लिए एक साझा मंच है। क्या है? एक साझा मंच है ये, जो आपका ADMM है। ठीक है, तो ADMM+ की अगर हम बात करें, इसमें जो साझेदार हैं वो कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, न्यूजीलैंड है, भारत है, साउथ कोरिया है, और रशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सब देश शामिल हैं। तो इन्हें सामूहिक रूप से आसियान से ज़्यादा हो गए तो ये आपका प्लस नाम दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? इनको प्लस देशों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, उद्देश्य मैं बता ही चुका हूँ। इनका उद्देश्य क्या है? जो टॉक है, मतलब आपस में बातचीत, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप से चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो संवाद किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे सदस्य देशों के बीच में। ठीक है, जिससे रक्षा संस्थाओं के बीच में कोई आपस में कॉन्फ्यूज़न ना हो और कन्फ्यूज़न के चलते कोई गलत हरकत ना कर बैठे।
थोड़ी सी बात और आप समझ लीजिए कि इस जो ये नया तंत्र बना है, इस नए तंत्र के तहत रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए 5 क्षेत्रों पर सहमति बनी है, जैसे आतंकवाद रोधी कार्यक्रमों पर, मानवीय सहायता के लिए, कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा की राहत के लिए, ठीक है, समुद्री सुरक्षा के लिए, और शांति व्यवस्था और सैन्य चिकित्सा के लिए भी ये साझा मंच है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि वर्ष 2013 में सहयोग के क्षेत्रों में एक प्राथमिकता के क्षेत्र को रखा गया था बारूदी सुरंग पर मानवीय कार्रवाई, इस पर भी सबने सहमति जताई थी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हो गई एडीएमएम प्लस के बारे में। अब बात करते हैं दीपोर बील क्या है और ये चर्चा में क्यों है। देखिए, दीपोर बील आप सबको शायद पता हो, ये एक मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की एक झील है। द हिंदू ने इसे कवर किया हुआ है। योगा मैट इज एन इको कॉन्शियस ट्रिब्यूट टू द दीपोर बील इन असम। तो ये असम की एक झील है, झील को ही बील नाम दिया गया है, और उन्होंने योगा की एक मैट बनाई है जो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, और ये जो उन्होंने बनाई है, इससे पता लगता है उनकी संस्कृति का। उन्होंने ये दिखाना चाहे कि हम नेचर को किस तरह से कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द स्टडी एंड स्लिप प्रूफ योगा मैट नेम्ड आफ्टर द पर्पल मोहन, ये बर्ड होती है पर्पल कलर की, was created by the 6 young women from Assam, made from water hyacinths. It is naturally dyed, completely hand woven and biodegradable. देखिए और क्या चाहिए, सब कुछ तो है इनके पास, मतलब परफेक्ट पैकेज, इको फ्रेंडली है, नेचुरल कलर से डाई किया गया है, हाथों से इसको बनाया गया, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, 6 युवा महिलाओं ने इसको बनाया है। कहाँ की हैं? असम की हैं। 6 women belonging to the fishing community from Deepor Beel, a permanent freshwater lake in Guwahati, Assam, बता चुका हूँ, have worked together to create the biodegradable and the compostable yoga mats that reflects their community's belief in biodiversity। आप समझ सकते हैं बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता में उनका कितना रुचि है, कितना इंटरेस्ट है, ये दिखाई देता है उनके इस कारनामे से। एंड द कंजर्वेशन, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। आफ्टर वर्किंग ऑन इट फॉर अ ईयर, द मैट मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, मोस्टली वाटर hyacinths, is ready to be launched as a tribute to the place they come from. The mat is named after the purple mohan, Sorai इन असमीज। असमीज में उसको ये नाम भी दिया गया है, जो क्या है, वो एक माइग्रेटरी बर्ड है दैट इज यूनिक टू बील। ठीक है, उस लेक के लिए आप ये देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है। ये वो 6 महिलाओं का चित्र होगा शायद। और अब आप थोड़ा सा ये और देख लें, दीपोर बिल, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको वो प्लेस के बारे में। दीपोर बिल ऑल्सो स्पेल्ड एज दीपोर बील, असमीज में इसको बोलते हैं इस तरह से, बील माने लेक, is located to the southwest of the Guwahati city in Kamrup Metropolitan District of Assam. It is permanent freshwater lake in a former channel of the Brahmaputra River to the south of main river. It is also called a wetland. देखिए एक wetland भी important है, रामसर साइट में आता हुआ। Under the Ramsar Convention which has listed the lake in November 2002. तो रामसर में ये काउंट हुआ है 2002 में as a Ramsar site for undertaking the conservation measures on the basis of the biological and the environmental importance. तो ये है आपका दीपोर बील, और ये कितनी प्यारी सी लेक है, आप देख रहे हैं। चलिए इसी के साथ ये आज का जो सेशन है खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।